साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हमारे वीडियो एडिटर अभिषेक सिंह ने आज बहुत शानदार शेर सुनाया और जब हम बिहार की चर्चा करने बैठे हैं दोस्तों और हमारे सामने कैमरे पर हैं गोलू हमारा यानी कि विवेक, तो मैं कह रहा था कि गोलू को भी अच्छा लगा और शरण जी हैं ही साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उन्हें भी अच्छा लगा। वो शेर ही ऐसा है दोस्तों और ये शेर जनता की नब्ज को टटोलता है, पकड़ता है। और अभी जब हम बिहार चुनाव की चर्चा करने बैठे हैं तो किसे फिक्र है बिहारियों की? सब अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, अपनी चिंता है सभी को, लेकिन बिहार कितना बदहाल होता जा रहा है। अब शेर सुनिए, फहीम बदायूनी का शेर अभिषेक भाई ने सुनाया है। पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। है ना सही बात दोस्तों? इलाज क्या है पूछ तो लो। कितनी मौतें हो रही हैं, क्राइम का ग्राफ आप रटते रहिए, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। ये क्या हो रहा है नीतीश बाबू और भाजपा के लोग, सम्राट चौधरी जी, ये क्या हो रहा है? लगातार हत्याएं, मर्डर, लूट और लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, टीचर को वेतन नहीं मिल रहा है, कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन मिजाज नहीं पूछना है, उसका हल नहीं तलाशना है। बीपीएससी का क्या हाल है? सड़कों पर छात्र लाठियों से पीटे जाते हैं, धरने से उन्हें उठा दिया जाता है, भगा दिया जाता है और जो सरकार है वो टूट की शिकार। 90 दिन के बाद चुनाव होने और दरार अभी से पड़ चुकी है एनडीए में। आपने कई सर्वे देखे होंगे, हम लोग भी वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं, हालांकि अलग से एक चर्चा करेंगे। एक और ताज़ा सर्वे भी आया, हर सर्वे में बता रहा है कि नीतीश बाबू जा रहे, एनडीए की सरकार अब बनने नहीं जा रही है वहां पर। लेकिन बने भी तो कैसे बने? सब अपनी डफली अपनी राग बजा रहे हैं। इस सारे मामले पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा है ही, उनसे चर्चा करते हैं कि क्या तस्वीर देख रहे हैं आप शैलेंद्र भाई बिहार की। देखिए, बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए, नीतीश बाबू के लिए कहिए तो खतरे की घंटी बज चुकी है। सिर्फ इतना ही कहना आसान नहीं होगा, बल्कि इससे बहुत आगे की चीज़ें अब आ गई है जो उनके खिलाफ माहौल बन रहा है या माहौल बन चुका है बिहार में। यही वजह है जो अब एनडीए के बीच में जो सहयोगी दल है, यदि दो मुख्य दल बीजेपी और जदयू को छोड़ दिया जाए तो जो 3 और सहयोगी दल है, चाहे वो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास हो, चाहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, या फिर जो राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी अपनी एक पार्टी है, तो उसके नज़रिए से कहा जाए तो ये तीनों दल, तीनों का जो गठबंधन में उपस्थिति के नज़रिए से आप देखिए तो वाकई एनडीए में दरार पड़ती साफ नजर आई है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। यदि आप पिछले दिनों लोजपा रामविलास की जो केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं चिराग पासवान, उन्होंने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जो हम 243 सीटों, अब मोदी जी का हनुमान कहते हैं, मोदी जी का हनुमान कहलाते हैं, और खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना और जनरल सीट से लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से पिछले दिनों बिहार के शाहाबाद में उनकी रैली थी, आरा में वो रैली थी, और वहां पे उन्होंने कह दिया जो हम 243 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। यानी उनकी तैयारी को देखा जाए, जो 2020 का घटनाक्रम याद आता है जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, और जब वो चुनाव लड़ा था तो बीजेपी तब भी एनडीए में अपने आप को कहते थे, निश्चित रूप से, और कई एनडीए के नेता, बीजेपी के कई नेता उनकी पार्टी में जाकर के वो चुनाव लड़ चुके थे, और उन्हीं के चुनाव की बदौलत है जो 43 सीटों पे जदयू सिमट के रह गई थी। 30 से 40 सीटों पे सीधा नुकसान उनको हुआ था। तो यदि वो 243 सीटों पे फिर से कह रहे जो हम चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो उनके बयानों को आप हल्के में नहीं ले सकते, यानी कि फिर वही खेला होने जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार खेला होगा और बड़ा खेला होगा, क्योंकि पिछली बार मौजूदगी में और आज के मौजूदगी में फर्क है। पिछली बार में
वो केंद्रीय मंत्री नहीं थे, उनका रुतबा वो नहीं था जो इस बार उनका नजर अब पांच सांसद है उनके, 5 सांसद है और वो उनके अपने सांसद हैं। पिछली बार तो उनके सांसद 5 खड़े किया, 5 जीते, 100% स्ट्राइक रेट है। तो उसी स्ट्राइक रेट को बार बार रखना चाह रहे हैं, बार वो अपने चुनावी भाषणों में या फिर आप संबोधनों में भी कहते हैं जो हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ आना चाहते हो। देखिए उसी स्ट्राइक रेट की बात वो झारखंड में भी उन्होंने कही थी, हालांकि झारखंड में उनकी एक सीट आ गई, आप कह सकते हैं, जो चतरा से उनके सांसद विधायक जनार्दन पासवान जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनका दावा जो है, जो दूसरे दल है, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, तो उनके मुकाबले कहीं स्ट्रांग है। जीतन राम मांझी के साथ दिक्कत ये है जो उनकी पार्टी पूरे बिहार में उस तरीके से स्वीकार्य स्थिति में नहीं है जितना उनका गया और आसपास के इलाकों मगध में है। तो वैसी स्थिति में उनकी भूमिका कितनी होगी, बीजेपी या एनडीए उनको कितने सीटों पे एडजस्ट करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से और आपस में फुट देख रहे हैं, अभी बयान आ गया है जीतन राम मांझी का, वो व्यंग्य कसा है कि भीड़ जो है किराए की होती है, चिराग पासवान की जो सभा होती है, या फिर उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया है जो ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं वो कमजोर होते हैं। यानी सीधे तौर पे जिस तरीके से चिराग पासवान की चुनाव सभा में या सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और उनका बयान आ रहा है, बयान वो लगातार दे भी रहे हैं, बार बार ये कहा, पिछले दिनों वो नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए, चाहे बीजेपी के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं होगी यदि ये दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। तो क्योंकि देखिए दोनों का वोट बैंक एक ही है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं जो चिराग पासवान के साथ ये है जो वो पूरे बिहार में उनकी स्वीकार्यता है, पासवान वोट अलग अलग एरिया में, चाहे वो समस्तीपुर का इलाका हो, हाजीपुर का इलाका हो, खगड़िया का इलाका हो, तो आप उनके वोटर्स हैं, उनके कैडर वोटर्स हैं, जिसके आधार पर वो चुनाव जीतते भी रहे हैं और इस बार फिर से उनकी दावेदारी है। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ ये दिक्कत है जो उनकी मगध के अलावा उनकी कहीं और प्रेजेंस। जमुई से जो सांसद हैं अरुण भारती जी, बहनोई लगते हैं, बहनोई हैं, उन्होंने पलटवार भी किया है जीतन राम मांझी पर। सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए किन परिस्थितियों में जीतन राम मांझी आज सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से वो लोकसभा चुनाव काराकाट से हारे और बाद में उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, तो उन्हें वो चीज़ें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, जो वो चुनाव हारने के बाद उनको सांसद बनाया गया था। तो एनडीए का उन्हें कह सकते हैं एहसान मानना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके यदि अब वो जिस तरह से कह रहे हैं कुशवाहा, जो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम जब डूबेंगे तो आसपास के बहुत बड़ी बात कह दी, आसपास के 7 लोगों को डूबेंगे, यानी कि आशंका है कि डूबने जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए यही एक वजह है ना, जो आपने जैसे सर्वे की बात कही थी, जो क्यों पीछे चल रहा है एनडीए, तो इन्हीं सब छोटे छोटे कारणों की वजह से जो प्रेजेंस है एनडीए का बिहार में या फिर उनकी जो लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस है वो कम होती जा रही है, क्योंकि मोदी जी लगातार दौरे कर रहे हैं। हाँ, असर दिख नहीं रहा है। 4-4, 5-5 सभाएं कर चुके हैं वो पिछले 5 दिनों में। और अभी भी देखिए नीतीश कुमार लगातार नई नई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। पटना में उन्होंने डबल डेकर, आप कह सकते हैं, जो फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इससे पहले मेट्रो वाले उसका फ्लाईओवर नहीं, अंडर पास का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो कई विकास योजनाएं हैं, उनकी अपनी एक तैयारी है या उनका अपना एक चेहरा वो बना रहे हैं, जो हम विकास सुशासन बाबू वाला चेहरा जो उसको स्थापित करने की कोशिश। लेकिन उल जलूल हरकतें भी तो करते रहते हैं सार्वजनिक स्थलों पर नीतीश जी, वो मानते हैं, जो इसलिए शायद कई बार विपक्षी उनके ऊपर ये सवाल भी उठाते रहे जो बीमार हैं, हाँ सेहत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, उनके बारे में बताया जाए। लेकिन बावजूद इसके उसका तो असर वोटर पर पड़ेगा ना, पड़ेगा। वोटर तो देख रहे हैं कि एनडीए में चेहरा ही नहीं है, जो चेहरा वो बीमार चल रहा है। तो ऐसे में मुश्किल तो एनडीए के लिए है। और उसके बाद ये फिर गठबंधन दलों के आपस में जो फूट पड़ रही है, जो नेताओं के बीच में एक दूसरे के उधर प्रशांत किशोर का भी जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। देखिए जो एनडीए से नाराज नेता हैं या फिर उनको जिनको टिकट नहीं मिलेगा, देखिएगा जो वो चुनाव के समय में निश्चित रूप से उनकी पहली प्राथमिकता, वैसे नेताओं की पहली प्राथमिकता जनसुराज रहेगी, जनसुराज पार्टी रहेगी, जो वो वहां पे जाए और वहां से वो चुनाव लड़े। जो पिछले बार 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय
चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रही थी, जो विक्षुब्ध नेताओं के, चाहे वो राजद के हो, चाहे वो जदयू के हो, बीजेपी के हो, उन्होंने लोजपा से जाके चुनाव लड़ा था। तो इस बार वो स्थिति जनसुराज की बनने वाली है। हालांकि सर्वे में बहुत ज़्यादा फायदा उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सी वोटर सर्वे में भी प्रशांत किशोर को 18 से 19% लोगों ने अपनी पसंद बनाया था मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, लेकिन सीटों के मुकाबले सीट में बहुत ज़्यादा सीटें उनको मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो निश्चित रूप से वोट काटने की स्थिति में तो है, फर्क पैदा करने की स्थिति में जो काम झारखंड में एनडीए के लिए जयराम महतो ने किया, जयराम महतो ने सत्ता से दूर रख दिया था एनडीए को, बीजेपी को सत्ता में वापसी करने नहीं दिया, वो काम बिहार में नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए साबित होंगे। और उससे नीतीश कुमार के लिए नहीं, वहां फिर बीजेपी भी वहीं पे उनके साथ है। यहाँ पे भी बीजेपी थी, वहां पे भी बीजेपी। अभी भी वो प्रशांत किशोर का हालिया बयान यदि देखिए तो वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ये कहते हुए उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, जो बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या काम, बिहार चुनाव में पाकिस्तान के मुद्दे का क्या काम है। यानी बिहार चुनाव, बिहार के मुद्दों पे यदि ना लड़ा जाए तो जो लोगों को अपील कर रहा है, इस बार भी अभी देखिए एक सर्वे आई है, उसमें ये युवाओं की पसंद पूछा गया था यदि, तो उसमें ये कहा था जो 46% लोगों ने राहुल गांधी को अपना पहली पसंद बताया, और प्रधानमंत्री मोदी को 39% लोगों ने अपनी पसंद बताया। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप घटनाक्रम देख रहे हैं, आपने जैसा नीतीश कुमार जी के लिए कहा, जो उनकी हरकतें ऐसी थी जो लोगों में विश्वास नहीं पैदा करती है, तो वैसा ही कुछ प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी है। देखिए ना, बीजू क्या नाम, नवीन पटनायक उड़ीसा में, इसी कारण तो गए। निश्चित एक वीडियो जमकर वायरल हो गया कि उनका हाथ कांप रहा है, नहीं तो सरकार बहुत शानदार चला रहे थे। और वोटर में इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। और देखिए उसके मुकाबले तेजस्वी यादव को देखिए, ज्यादा एक्टिव भी दिखते हैं, उनके बयान भी बहुत संभले हुए, आप कह सकते हैं संजीदे तौर पे। वो किसी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो बिहार के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। वो हर उन बिंदुओं को या उन चीजों को पकड़ रहे हैं जिसके आधार पर उनकी स्वीकार्यता बढ़ती है। यानी कि आपको साफ दिख रहा है कि दरार पड़ चुकी है एनडीए में, और इसका चुनाव परिणाम पर तो असर दिखेगा, निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर दिखेगा। देखिए एक खबर यह भी आ रही है, जो बिहार में बीजेपी 140 सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रही है। सही कह रहे हैं आप। और यदि वो बीजेपी अपने लिए 140 सीट मांगती है तो निश्चित रूप से जदयू के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं रहेगी। यदि उन्होंने मांगा तो देखिएगा, यदि ये समीकरण बैठता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 103 सीटें रह जाती है, तो वो जदयू अपने कोटे हिस्से में रखती है, उसके बाद फिर इन तीनों पार्टियों का क्या होगा? तो क्या बीजेपी अपने कोटे से इन तीनों को सीटें देंगी? तो वैसी स्थिति में तो इनकी नाराजगी और भी बढ़ेगी। तो सीटों को लेकर जो असली खेल है वो आने वाले दिनों में जरूर वो होगा। और शायद यही वजह है जो इस तरह के जो बयानबाजी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सीटों की संख्या को लेकर के भी एक हो रहे हैं, दूसरा जो नेताओं की मौजूदगी अपने वोट बैंक बचाने के को लेकर के भी हो रहा है। लेकिन वो आप कह सकते हैं जो एनडीए के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। पहले वो सर्वे में पीछे हो रहे थे और अब एनडीए के नेताओं के बीच में आपसे उनका फूट का जो बयान है वो यदि आ रहा है और घटनाक्रम जो आ रहा है तो वो इस चुनाव के लिए तो सहज या फिर सुखद नहीं लगता हुआ नजर। देखिए साथियों, गुजरात के लोग भले नहीं पहचान पाए, लेकिन कहा जाता है बिहार के बारे में कि वो उड़ते परिंदे यानी कि पक्षी के पर भी पहचान लेते हैं। और ये राजनीति जो बिहार की, उसे दरअसल भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भाप नहीं पा रहा है दोस्तों। और यही कारण है कि इस चुनाव में भी उसके सारे नेशनल इश्यूज धराशायी होने जा रहे हैं और चारों खाने चित होने जा रहा है एनडीए बिहार में। क्योंकि जैसी तस्वीर साफ साफ दिखलाई देती है और परत दर परत जैसा शैलेंद्र सिन्हा ने खोला है दोस्तों, उससे तो जाहिर है। वैसे तो चुनाव होता है, कहा नहीं जा सकता, वह आइंदा दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जाने से पहले फिर आग्रह और गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो नीचे ज्वाइन बटन है टक से दबा दीजिए, हमारे सहयात्री हो जाइए। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फेसबुक पर भी आइए, अच्छा लगेगा। आज्ञा दीजिए हम दोनों को, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।